पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। 16 नवंबर को स्टाफ मेजर जनरल सलीम हम्माद, जो कि कतर एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का विज़िट किया। इस विज़िट में जिस तरह स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो परफॉर्म की गई। मेजर जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल ने यादगार शोहदा पे हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की और फिर पाकिस्तानी एयर चीफ मुजाहिद अनवर ख़ान से उन्होंने मुलाकात की और दोनों कमांडर्स ने म्यूचुअल इंटरेस्ट के कई मामलों पे बात की और मेजर जनरल ने पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म और प्रोग्रेस को सराहा है। एलन वॉर्न्स ने इस विज़िट के हवाले से एक तरह का कमेंट किया है जिसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों कमांडर्स ने JF-17 थंडर के डुअल सीट वर्जन यानी ब्रावो वर्जन के हवाले से कुछ डिस्कशन की हो, चूँकि कतरी एयर चीफ JF-17B को एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर प्लेटफॉर्म के तौर पे देख रहे हैं, जिससे वो अपने 9 हॉक जेट्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकेंगे। या ऐसा भी मुमकिन है कि कतरी चीफ सुपर मुशाक की परफॉर्मेंस से मुतासर हुए हों और मुमकिन है कि मज़ीद इन सुपर मुशाक की परचेज़ में इंटरेस्टेड हों। इंटरेस्टिंगली इनफ चंद रोज़ से कतर ने ऑफिशियली F-35 की परचेज़ की रिक्वेस्ट भी USA को कर दी है। इस पर USA ने अभी किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हाउएवर इजराइल की इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट आ रही है और ज़्यादा इंटरेस्टिंगली इनफ इस चीज़ के बहुत वाज़े चांस मौजूद हैं कि USA कतर को F-35 इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने पे दे। कतर बेसिकली बाकी अरब ममालिक से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और टर्की की जानिब कतर का झुकाव ज़्यादा है। ऑन पेपर मुझे तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आ रही कि कतर को F-35 क्यों नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन अगर ये इजराइल वाली चीज़ सामने आती है तो मैं हैरान होऊंगा, क्योंकि आखिर इजराइल के दूसरे ममालिक से बायलैटरल ताल्लुकात से USA के लिए ऐसा क्या होता है कि वो अपना प्रीमियम F-35 फाइटर जेट देने को तैयार हो जाते हैं, वरना वो F-35 देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। बहरहाल मेरे मुताबिक कतर को F-35 की सेल कर देनी चाहिए और लॉजिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इस डील के दरमियान किसी किस्म की शर्त के तौर पे आनी चाहिए। इस हफ्ते के अंदर या डिप्लोमेटिक सोर्सेज के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। 2018 से एज प्राइम मिनिस्टर ओथ लेने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर का पहला विज़िट होने वाला है अफगानिस्तान का, जिसमें चंद क्रूशल टॉपिक्स पे बात की जा सकती है। इनमें सबसे पहले तो इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के हवाले से डिस्कशन मुमकिन है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बाइडन अब US के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी चंद दिन पावर में तो हैं और इसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की अप्रोच इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ है। तालिबान यही चाहते होंगे कि दोहा 29 फरवरी को जिस तरह से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं उन्हीं मुनासबत से पीस टॉक्स बरकरार रहें और US अपनी फ़ौज बाहर निकाले, लेकिन जो बाइडन अभी US आर्मी को बाहर निकालने के स्टैंड के हामी नहीं हैं, तो ये देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है। दूसरा मकसद, और जहां मुझे 100% यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर को अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहिए, वो उस डोजियर के हवाले से है जो कि रिसेंटली ISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के मुतालिक दिया था। फॉर दोस्त जो कि नहीं जानते, उसमें इंडिया की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसमें एक बड़ी जगह इन एक्टिविटीज़ को कराने की अफ़गानिस्तान ख़ुद है, जहां इंडिया जलालाबाद एम्बेसी से इन एक्टिविटीज़ को करवा रहा है। अगर ऐसा है या इवन US तालिबान का मामला भी है, फिर भी उन्हें नहीं जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान एक अनस्टेबल जगह है जहां पे हालांकि तालिबान का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन किसी का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ का वहाँ एक पूरा गढ़ मौजूद है और इससे बहुत से सिक्योरिटी के कंसर्न्स मौजूद हैं। अशरफ गनी को जाकर पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ पे कार्रवाई का कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बेशतर इलाका ही उनके कंट्रोल में नहीं है और उनकी इंटेंशंस भी इस हवाले से पॉजिटिव दिखाई नहीं देती हैं। सेम चीज़ अब्दुल्ला के साथ है, क्योंकि उनकी इंटेंशंस कदरे बेहतर शुमार की जाती हैं, लेकिन मेरे लिहाज से वहाँ जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कोई वाज़े एलिमेंट सामने नहीं आता जिसमें इवन तालिबान अफ़गान गवर्नमेंट जो है पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करे। वरना ये एक सिक्योरिटी रिस्क विज़िट है जिसके हवाले से मुमकिन तौर पे किसी भी किस्म की डेवलपमेंट के हवाले से
चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, और ये शायद डेवलपमेंट्स फॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि फिर भी डेवलपमेंट्स के चांसेस नफ़ी में ही आने थे। सिंपली चूँकि इस मौके पे अफ़गानिस्तान अनस्टेबल है और उधर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अभी अफ़गानिस्तान का विज़िट नहीं करना चाहिए। सुखोई Su-57 के हवाले से रिसेंटली एक तस्वीर निकल के सामने आई है। अभी इस हवाले से कोई कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद नहीं है कि ये हकीकी Su-57 है या फ़ोटोशॉप्ड है, लेकिन अगर ये हकीकी है तो Su-57 प्रोजेक्ट एज अ होल इसमें कुछ डिसकंसर्निंग एस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं, और Su-57 बजाय के तमाम स्टेल्थ के एस्पेक्ट्स को कवर कर ले, ऐसा मुमकिन है कि कुछ एस्पेक्ट्स में ये नॉन स्टेल्थी बिहेवियर शो कर रहा हो। तो तस्वीर में Su-57 की IWB यानी इंटरनल वेपन बे देखी जा सकती है, जिसमें सिर्फ 2 मिसाइल्स कैरी करने की एबिलिटी देखी जा सकती है। अपेरेंटली इसके बैक में भी एक इंटरनल वेपन बे है, तो मैक्सिमम 4 मिसाइल ये कैरी कर सकेगा, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और यकीनन कुछ मिसाइल इसके IWB इंटरनल वेपन्स बे के बाहर भी लगेंगे, यानी हार्ड पॉइंट्स में अलॉट किए जाएंगे, जिससे यकीनी तौर पे इसके स्टेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। कंपेयर टू J-20 कम से कम 4 PL-15 और 2 PL-12 मिसाइल्स जो हैं अपने वेपन्स कैरियर्स में कैरी कर सकता है। ये तस्वीर अगर ठीक है तो इसमें सिर्फ एक चीज़ मुमकिन है कि बजाय Su-57 में फ्लैट इंटरनल वेपन्स बे मौजूद हो, ये Su-57 शायद वर्टिकल रेल जैसे कॉन्सेप्ट्स पे मिसाइल कैरी कर रहा हो, जिससे फिर कम से कम 8 मिसाइल तो ये ईज़िली कैरी कर पाएगा, और फिर ये परेशानी ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज़ ये कंसर्निंग एस्पेक्ट है, स्पेशली जब चाइना ने J-20 में कम से कम 6 मिसाइल उसके इंटरनल वेपन्स बे में कैरी कर लिए हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल भी इस चीज़ का इशारा कर रहा है कि चाइनीज़ एयर पावर टेक्नोलॉजी ने जो है रशिया को सरपास कर लिया है। ब्रिटिश रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि चाइना ने तकरीबन रशियन एयर पावर को एक्लिप्स कर लिया है। इसमें बहुत से फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं, जिसमें ये कि J-20 जो है Su-57 से पहले सर्विस में आया था। J-16 हालांकि Su-30 की तर्ज पे बनाया है, लेकिन इसमें एसा रेडार मौजूद है। कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल जो है वो Su-30 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जबकि रशिया को एसा रेडार की तैयारी में भी मुश्किल हो रही है। मीडियम वेट में J-10 जो है बहुत बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कंपोजिट मटीरियल्स, डिजिटल कॉकपिट्स, फुल रेंज मुनिशंस, वेपन्स जिनकी टाइमिंग्स, प्रोडक्शंस में और इम्प्रूवमेंट्स में चाइना के अंदर बेहतरी से बेहतरी आती जा रही है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं चाइना की रशिया के ऊपर सुपीरियॉरिटी को थोड़ा बहुत जाहिर कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग डिस्कशन है, लेकिन अगर Su-57 में ये लायबिलिटी मौजूद है तो ये एक आर्गूमेंट यकीनन इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।